मार्केट मंडली में स्वागत है। ग्लोबल न्यूज के इस नए एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उन 5 मुख्य बातों की जिन पर आने वाले हफ्ते में मार्केट्स की पैनी नजर रहेगी। एक टॉप डाउन मैक्रो अप्रोच के साथ हम दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल को डिकोड करेंगे। आज का माहौल थोड़ा जटिल है और ऐसे में एक प्रोफेशनल एनालिस्ट के तौर पर हाई लेवल डिसीजन मेकिंग के लिए सही डेटा पॉइंट्स पर फोकस करना बिल्कुल क्रिटिकल हो जाता है। तो चलिए सीधे आज के एजेंडे पर आते हैं। नंबर 1, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का जो गतिरोध चल रहा है। नंबर 2, कुछ बहुत ही क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के फोरकास्ट। नंबर 3, फेड स्पीक और उनके अंदर के पॉलिसी डिसीजंस को लेकर जो मतभेद हैं। और नंबर 4, ग्लोबल सेंट्रल बैंक वॉच, मतलब हम सिस्टमिक जियोपॉलिटिकल रिस्क से शुरू करके सीधा सेंट्रल बैंक्स के रिस्पॉन्स तक जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का गतिरोध। फरवरी के अंत से मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है, अब उसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर एक बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क रूप में दिखने लगा है। यहाँ दांव पर क्या लगा है इसे ऐसे समझिए। दुनिया भर के तेल प्रवाह का पूरा 20% यानी 5वां हिस्सा इसी एक बॉटलनेक से होकर गुजरता है। अगर इस अहम रास्ते पर कोई भी रुकावट आती है तो इसका सीधा मतलब है ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस में भारी अस्थिरता। हर इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिचुएशन आगे कैसे अनफोल्ड होती है। अब अगर वहां के हालात देखें तो कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर एक बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमर्शियल शिपिंग को फिर से शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है और जॉइंट मैरिटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने एक एनहांस्ड सिक्योरिटी एरिया भी बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की मिलिट्री ने साफ चेतावनी दी है कि बिना परमिशन के किसी भी कमर्शियल मूवमेंट का वो कठोरता से जवाब देंगे। ये दो बिल्कुल ऑपोजिट रणनीतियां हैं और जाहिर है बाजार को ऐसी अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं होती। और ये जो कूटनीतिक बातचीत चल रही है वो कितनी अस्पष्ट है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इन बयानों से ही लगा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि तेहरान के शांति वार्ता की पेशकश खारिज की जा सकती है क्योंकि उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। इसी कंफ्यूजन और कूटनीतिक बैक एंड फोर्थ की वजह से तेल की कीमतें अभी भी कॉन्फ्लिक्ट से पहले वाले लेवल से काफी ऊपर ही बनी हुई हैं। ग्लोबल टेंशन से हटकर अब थोड़ा डोमेस्टिक डेटा कोर पर फोकस करते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का पूर्वानुमान। चलिए देखते हैं कि ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स अमेरिका की जमीनी अर्थव्यवस्था को कैसे हिट कर रहे हैं। अगर हम पिछले और अनुमानित मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों के अंतर को देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। अप्रैल की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जहां पहले 1,78,000 थी, वहीं अब इसके सिर्फ 73,000 रहने की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। ISM सर्विसेज भी 54.0 से खिसककर 53.8 पर आ रही है और मिशिगन यूनिवर्सिटी का कंज्यूमर सेंटिमेंट 49.8 से गिरकर 49.3 पर आने का अनुमान है। सारे इंडिकेटर्स अर्थव्यवस्था के धीमे पड़ने की ओर ही इशारा कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट वाले डेटा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बेरोजगारी दर 4.3% रहने की उम्मीद है, जो कि मार्च के बिल्कुल बराबर ही है। लेकिन डॉयचे बैंक के एनालिस्ट्स ने यहाँ एक बड़ा कैविएट दिया है। उनके मुताबिक मार्च का जो 1,78,000 जॉब्स का मजबूत आंकड़ा था, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं था। दरअसल एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी की स्ट्राइक खत्म होने और ईस्टर की छुट्टियों की टाइमिंग की वजह से वो नंबर बढ़ा हुआ दिख रहा था। और जो कंज्यूमर सेंटिमेंट गिरा है, उसका सीधा कनेक्शन हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से है। सर्वे की डायरेक्टर जोआन सू का पॉइंट बहुत वैलिड है। ईरान युद्ध की वजह से गैस की कीमतों में जो अचानक उछाल आया है, उसने सीधे तौर पर हाउस होल्ड्स के सेंटिमेंट को डेंट किया है। जाहिर सी बात है, जब फ्यूल महंगा होता है तो उसका असर हर घर के बजट पर पड़ता है। डेटा पॉइंट्स के बाद अब देखते हैं कि पॉलिसी मेकर्स का इस पर क्या रिएक्शन है। तीसरा सेक्शन, फेड स्पीक और उनके नीतिगत मतभेद। फेडरल रिजर्व इन सभी इकोनॉमिक झटकों को कैसे नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। अप्रैल की मीटिंग में फेडरल रिजर्व के अंदर कितनी गहरी दरारें थीं, वो वोटिंग नंबर्स से साफ पता चलता है। 12 मेंबर वाले FOMC में 8 सदस्यों ने ब्याज दरों को 3.5% से 7.5% पर होल्ड करने के पक्ष में वोट दिया, लेकिन 4 सदस्यों ने इसका खुला विरोध किया। 1990 के दशक की शुरुआत के बाद से फेड का ये सबसे ज्यादा विभाजित फैसला है। ये कोई छोटी बात नहीं है।
इसी मतभेद की वजह से इस हफ्ते आने वाले फेड स्पीक यानी फेड अधिकारियों के बयान बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। जॉन विलियम्स सोमवार और गुरुवार को बोलने वाले हैं और मंगलवार को मिशेल बोमन और माइकल बर के बयान आएंगे। एनालिस्ट्स को ये सावधानी से मापना होगा कि ये अधिकारी फेड चेयर जेरोम पावल के उस अधिक तटस्थ स्थान या न्यूट्रल प्लेस वाले लक्ष्य से कितना सहमत या असहमत हैं। और फेड को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है। जेरोम पावेल का चेयरमैनशिप कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, लेकिन वो उसके बाद भी सेंट्रल बैंक के बोर्ड में बने रहेंगे। ट्रेडिशनली ऐसा होता नहीं है। ये पिछले नियमों से एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब इससे होगा ये कि उनके उत्तराधिकारी केविन वॉश को जो कमान सौंपी जाएगी, उस पूरी प्रक्रिया पर पावेल की मौजूदगी हावी रह सकती है। फेड से आगे बढ़ते हुए अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेते हैं। हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन ग्लोबल सेंट्रल बैंक वॉच। दुनिया भर के बाकी प्रमुख केंद्रीय बैंक इन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक बाधाओं का कैसे सामना कर रहे हैं। अलग अलग सेंट्रल बैंक्स की रणनीतियों में एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ स्वीडन का रिक्सबैंक और नॉर्वे का नोर्जेस बैंक है, जो एनर्जी शॉक के लंबे रिस्क को देखते हुए होल्डिंग पैटर्न अपना रहे हैं, यानी दरों में बदलाव नहीं करेंगे। और ठीक दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक है, जो 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अब आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है? बोफा सिक्योरिटीज ने इसके पीछे की वजहों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है। इसके 3 मेन ड्राइवर्स हैं: टारगेट से ऊपर जाती हुई महंगाई, एक बहुत ही टाइट लेबर मार्केट और एक पॉजिटिव आउटपुट गैप। हालांकि ये फैसला आसान नहीं होगा। इसमें भी बढ़ती महंगाई और लेबर मार्केट के रिस्क के बीच एक कड़ा संतुलन बनाना पड़ेगा, और संभवतः ये भी एक विभाजित निर्णय ही होगा। तो अंत में एक बड़ा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्या इस हफ्ते बाजार की दिशा मुख्य रूप से ये जियोपॉलिटिकल गतिरोध तय करेगा, या फिर जो डोमेस्टिक डेटा कमजोर पड़ रहा है वो लीड करेगा? दोनों ही फैक्टर्स मार्केट का फ्लो पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।